अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है अवैस इकबाल ने, जो कि जर्नलिस्ट हैं और अवैस को सब लोग जानते ही हैं, और ख़ास तौर पे अवैस की जो बड़ी शरारती किस्म की ट्वीट्स होती हैं जिन्हें अक्सर मैं भी रीट्वीट कर देती हूँ, उसकी वजह से भी लोग बहुत पहचानते हैं। थैंक यू सो मच कि आज आप आए। आप कैसी हैं आरज़ू? बिल्कुल ठीक हूँ। आज भी आपकी एक ट्वीट थी, वो बकरी और आदमी वाली, टाइटैनिक को जो आपने लगाया था तो वो बकरी मुझे नहीं है, वो मारखोर है। अच्छा सॉरी मारो मुझे तो बकरी लग रही थी। आपको पता है ना कि पाकिस्तान पर मारखोर की हुक्मरानी है। तो और फिर मारखोर वो जो पाकिस्तानिक है टाइटैनिक की तरह। तो इस मारखोर ने हाँ, पाकिस्तान को डुबोने का पूरा तहैया किया हुआ है। जब मैंने देखा मुझे लगा कि मुझे बकरी जैसी उसकी लुक आई, तो मुझे वो बकरी और मुल्ला वाला जो है ना वो मेरे माइंड में घूमता रहता है हर वक्त। और यहाँ पे हम्म। यही बताया जाता है कि मुल्ला कैसे कैसे बकरियों के साथ रहते हैं, तो इसलिए मुझे वो देखकर एक नजर में मैंने अपनी तरफ से सोच लिया कि इससे बकरी। पहले कि आप बात को आगे बढ़ाएं, आपकी मुल्ला वाली बात से मुझे राजा मेहदी अली खान की एक छोटी सी नज्म याद आई कि हम्म, मैं और शैतान देख रहे थे जन्नत की दीवार पे चढ़कर। मैं और शैतान देख रहे थे जन्नत की दीवार पे चढ़कर। हमने देखा लंबी लंबी दाढ़ियों वाले, मोटी मोटी तोंदों वाले, बदसूरत बदहैत मुल्ला खौफजदा हूरों के पीछे हंसते कुदकुते शोर मचाते खुशी से भाग रहे थे। मैं और शैतान देख रहे थे जन्नत की दीवार पे चढ़कर। हमने देखा एक मुल्ला हलवे के एक ढेर के ऊपर चूरन के एक पेड़ के नीचे सर को झुकाए ऊँग रहा था। मैं और शैतान देख रहे थे जन्नत की दीवार पे चढ़कर। बहुत इंटरेस्टिंग है। और यकीनन जैसे मेरा तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि मुझे कोई शौक नहीं रहा जन्नत में जाने का, जैसे मैंने किस्से सुने और जिस तरह की हूरें हैं और जो कुछ सब, मेरा तो कोई सही इरादा बात नहीं है वहां जाने का। सही बात है। मैं अपने जो मेरे काफिर कह लीजिए, जो काफिर दोस्त हैं, मैं उनके साथ दोजख सीरियसली में रहना दुनिया के पसंद करूंगी। तमाम अव्वल तो जन्नत और दोजख का तस्वुर ही तस्वुराती है, लेकिन अगर कोई जन्नत फर्ज करें हुई भी तो वहां पर सारे बोरिंग लोग होंगे। वो एक बंदा एग्जैक्टली। जन्नत में चला गया तो पहले दिन उसको चने की दाल, फिर दूसरे दिन भी चने की दाल, तीसरे दिन भी चने की दाल, तंग आ गया। कहने लगा कि यार मैं जन्नत में आया, मुझे रोज चने की दाल क्यों खिलाते हो? तो फरिश्ता कहता है अब 4 बंदों के लिए देख पकाएं। वही बात है, सही बात है। और ऐसा ही होगा। और लेकिन खैर मुझे तो कोई शौक नहीं जन्नत में जाने का, लेकिन हम अगर बात करें जन्नत से, जैसे मुस्लिम्स की बात हो रही है, तो एक डेलीगेशन गया भारत से, उनकी जो पार्लियामेंट की मेंबर हैं वो पहुंची मक्के में, और उन्हें बड़ा अच्छा रिसीव किया गया। आप जानते ही हैं कि मोहम्मद बिन सलमान जो है बहुत चेंजेस ला रहे हैं सऊदी अरब में। लेकिन उस पे जैद आमिर साहब को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा जी ऐसे कैसे हिंदू और सिख जो है वो अंदर जा सकते हैं? क्या कहेंगे आप? वो एक मरासी था ना, तो वो डेथ बेड के ऊपर था, तो उसके 2-4 जो बेटे थे वो भी मरासी थे, तो वो भी उसके पास बैठे हुए थे। तो अभी मरने में थोड़ा वक्त था, तो एक मरासी कहने लगा कि सुन शीदिया, जब तक अब्बा मारता नहीं पोली पोली ढोलकी ना बजा लइए। तो इसलिए मसला ये है कि एक जो इस वक्त सिचुएशन है कि जैद हामिद हों या इस तरह के लोग हों, ये एक मरती हुई आइडियोलॉजी के नाम लेवा है। अब मसला ये है कि जब आप रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को और रिलीजियस फैनेटिसिज्म को हवा देते हैं, तो फिर इसी तरह की बातें आती हैं कि जनाब आप इनकी मुकद्दस मकामात के ऊपर सफर नहीं कर सकते। मुझे ये बताएं कि क्या आपकी करतारपुर में जाने पर पाबंदी है? क्या आपकी हसन अब्दाल में जाने पर पाबंदी है? क्या आप वेटिकन नहीं जा सकती? क्या आप दुनिया के जो मुख्तलिफ मजाहिब के मुकद्दस मराकज हैं, वहां पर हर रंग व नस्ल के, हर मजहब के लोगों को आने की मुकम्मल आजादी है। तो ये जो आलम इस्लाम के अंदर उलमा का रवैया है कि जनाब हमारे मुकद्दस शहरों में गैर मुस्लिम नहीं जा सकते, और अगर स्मृति ईरानी वहां पर गई हैं डेलीगेशन के हमरा, तो ये गलत बात है। तो मुझे लगता है कि ये इन उलमा की तंग नजरी है, और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो है, मैं आज आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये मुस्तकबिल के खादिमुल हरमैनुल शरीफैन भी हैं, जमाल खशोगी के कातिल भी हैं, और उसके अलावा ये एक एथीस्ट भी हैं।
ठीक है। तो इस वक्त ये इनके रिलीजन के अंदर जिस तरह से अहादीस की कुताबुरीद कर रहे हैं, कताबुरीद कर रहे हैं, उनको छांटी कर रहे हैं, तो उससे लगता ये है कि इससे आलम इस्लाम की जो रिवायती सोच है उसको एक बहुत बड़ा मसला है, और जैद हामिद जो है उसी एक रिवायती सोच की अक्कासी करते हैं आरजू। मगर ये ज़रूर है कि बहुत से लोग ये भी चाहते हैं, जो मुस्लिम्स की बात कर रही हूँ, वो ये भी चाहते हैं कि कुछ रिफॉर्म्स होनी चाहिए इस्लाम में। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को हम आंखें बंद करके और बस फॉलो करते चले जाएं। जैसे हदीस की बात आपने की, तो मोहम्मद बिन सलमान की इस बात से मैं तो किसी हद तक एग्री करती हूँ कि बहुत सी हदीसें ऐसी हैं जो जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि खलीफा थे उमवी खलीफा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, जिन्होंने 717 से लेकर 720 ईस्वी तक हुक्मरानी की। तो एक दफा उनके दरबार में एक शख्स को पेश किया गया और उस पर इल्जाम ये था कि वो झूठी अहादीस खड़ता है। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि तूने वो हदीस नहीं सुनी कि जिसने झूठी हदीस बनाई वो कयामत के दिन उसके ऊपर सख्त अजाब जारी किया जाएगा। तो वो बंदा मुस्कुराकर कहने लगा कि हुजूर ये हदीस भी मैंने बनाई है। तो इस वक्त वाकई जो आपकी अहादीस की बॉडी है वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कंट्रोवर्शियल है, और 632 ईस्वी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जो मुहद्दिसीन का दौर है, जो सहाय सत्ता हैं, वो उनके 200 साल के बाद आते हैं, और वो सारे के सारे सेंट्रल एशिया और ईरान के इलाकों से ताल्लुक रखने वाले हैं, और उनमें से कोई भी अरब नहीं है। और जैसा कि जावेद अहमद गामदी साहब जो कि एक रिनाउंड मुस्लिम स्कॉलर भी हैं, उनका भी ये कहना है कि जो इस्लाम की फाउंडेशन है, इस्लाम का जो एसेंस है, वो कुरान और सुन्नत है, उसमें हदीस शामिल नहीं है आरजू। बिल्कुल ऐसा ही है, और आई विश के लोग थोड़ी सी अक्ल कर लें। वैसे तो लोग यहाँ पे अक्ल के पीछे लट लेके पड़े होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी अक्ल कर लें। लेकिन भारत में अगर हम देखें तो राम मंदिर की इनॉग्रेशन है 22 जनवरी को, और उसमें कहा यह जा रहा है कि 50 के करीब कंट्रीज में जो उनके हेड है उनको इनविटेशन गया है, जिसमें कुछ इस्लामिक कंट्रीज भी शामिल हैं। और जाहिर है कि उन्हें कुछ पॉजिटिव दिखा होगा भारत की गवर्नमेंट को, तभी उन्होंने इनविटेशन भेजा होगा। तो पाकिस्तान को बहरहाल नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे हा हू बहुत मचेगी। कैसे देख रहे हैं आप राम मंदिर के इस इनॉग्रेशन को, और क्या आपके ख्याल से ठीक हुआ है कि मस्जिद की जगह वेल मस्जिद वेल को शिफ्ट किया गया है? मसला ये है कि राम मंदिर की तामीर जो है एक रिलीजियस सिंबल है, और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस तारीखी प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया है। और राम मंदिर के ऊपर जो क्रिटिसिज्म है वो ज्यादा से ज्यादा इस बात के ऊपर है कि किस तरह से वहां पर जो मुसलमानों की मुकद्दस इबादत गाह थी उसका पहला हक है। तो मुझे ये समझ नहीं आती है कि एक आम मुसलमान क्या तारीख से नाबलद है, वो ये नहीं पढ़ सकता कि इस खित्ते में हजारों सालों से जो हिंदू कौम है वो वहां पर बसती है, तो लाजमी तौर पर लामहला तौर पर इस बात का इम्कान, बल्कि इस बात को सर्टेनिटी के साथ किया जा सकता है, जिस तरह से इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने अनकेव भी किया है कि वहां पर भारत का हक ज्यादा है, बल्कि हिंदुओं का हक ज्यादा है कि वो वहां पर राम मंदिर तामीर करें। और इस मामले में जो मुसलमान उलमा की जानिब से हाव हू मचाई जा रही है वो बिल्कुल गलत मचाई जा रही है। और मैं आज आपको ना एक सादा सा रूल बताता हूं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जमाते इस्लामी जो कहेगी ना उसका खिलाफ वो ठीक होगा, और इसके अलावा जो सोशल मामलात हैं उसमें जो मजहबी उलमा जो कहेंगे ना उसके खिलाफ जो होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। ये वही मजहबी उलमा है, जब प्रिंटिंग प्रेस इजाद हुआ था तो उन्होंने उसके ऊपर कुरान मजीद की पब्लिकेशन की मुखालफत की थी। ये वही उलमा है जिन्होंने ट्रेन के ऊपर सफर को हराम करार दिया था कि लोहे के ऊपर लोहा दौड़ता है। ये वही उलमा है जिन्होंने लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को हराम करार दिया था, क्योंकि वो मुश्ताक अहमद यूसुफी कहा करते हैं कि पहले मौलवी कहता था कि लाउड स्पीकर में शैतान बोलता है तो हम नहीं मानते थे। आज जब हम ये कहते हैं कि लाउड स्पीकर में शैतान बोलता है तो मौलवी नहीं मानता। और उसके बाद मौलवी कहता था कि तस्वीर खिंचवाना हराम है, टेलीविजन हराम है, रेडियो हराम है, और आज हर मौलवी का यूट्यूब चैनल है। बिल्कुल ऐसा ही है, ना सिर्फ यूट्यूब चैनल है बल्कि मुझे तो एक आध मौलवी जो है वो भेजते भी रहते हैं कि जी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं तो कहा भी मौलाना साहब ये आराम है, आप मुझे किस लिए भेज रहे हैं? मगर नहीं, आप उसको एक कॉमेडी चैनल के तौर पर सब्सक्राइब कर लें।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मगर बात हम करें अगर इमरान खान की, इमरान खान से कभी बेट ले लिया जाता है, कभी दे दिया जाता है, फिर ले लिया जाता है, फिर दे दिया जाता है और फिर ले लिया गया है। और आखिर इतना क्या खौफ है भाई? क्या मुझे आपको क्या लग रहा है इलेक्शंस का? मुझे थोड़ी सी आप फाहिश गुफ्तगू करने की इजाजत दें, और थोड़ी सी पेरेंटल गाइडेंस वाली, कि ये जो इमरान खान से बल्ला ले लिया जाता है, इमरान खान से बल्ला दे दिया जाता है, ये असल में निशान नहीं है, ये एक्चुअल बल्ला है जो इमरान खान से ले लिया जाता है फिर उसको दे दिया जाता है, ले लिया जाता है फिर उसको दे दिया जाता है। तो मसला ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, उसने ये फैसला कर लिया है कि उसने इमरान खान को बिल्कुल तही दामन करना है। आप देखिए कि इस वक्त 2018 में नमिया नवाज शरीफ के साथ जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट कर रही थी, तो 2023 में वही सब कुछ इमरान खान के साथ किया जा रहा था। हम इससे पहले भी ये बात कर चुके हैं कि 1970 में जब पाकिस्तान के अवाम शेख मुजीबुर रहमान के साथ थे, तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ थी। जब पाकिस्तान के अवाम जो थे बेनजीर भुट्टो के साथ थे, तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ के साथ खड़ी थी। जब पाकिस्तान के अवाम नवाज शरीफ के साथ थे, तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ खड़ी थी। और जब अब पाकिस्तान के अवाम की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी इमरान खान के साथ है, तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ के साथ खड़ी है। तो मसला यह है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये समझती है कि जहां अवामी मफाद होगा, जहां अवाम की अक्सरियत होगी, उसके खिलाफ ही उनका जो एक एलीट कैंप है वो काम करेगा। इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट किस तरह से पाकिस्तान के अवाम की मर्जी और मंशा के खिलाफ उनके ऊपर हुकूमत करती है। आरज़ू, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगर हम ये देखें कि इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है और केयर टेकर गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर हैं आजकल, काकड़ साहब, उनका कहना ये अगर किसी को पाकिस्तान का लॉ पसंद नहीं है तो वो मुल्क छोड़ के जा सकता है। एक तरफ तो वो ये बात भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी क्रेडिट ले रहे हैं कि जी हमारे टाइम में जो है वो IMF से हमें लोन मिल गया, जबकि वो लोन कैसे मिला आप जानते हैं। आर्मी चीफ गए थे, बड़े लंबा अरसा रहे अमेरिका में। तो क्या वाकई में ये केयरटेकर गवर्नमेंट का कोई क्रेडिट है, या आपको लगता है कि आर्मी चीफ को ही गए हैं इसी वजह से पैसे मिले हैं? वेल, मैं इससे पहले भी ये कह चुका हूं कि अनवारुल हक काकड़ साहब की कोई औकात नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनकी कोई हैसियत नहीं है। अनवारुल हक काकड़ साहब सिर्फ और सिर्फ एक जाहिरी पहनावा है उस डीप मिलिट्री स्टेट का, डीप मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का, जिसको इस वक्त पाकिस्तान जो कि इस वक्त पाकिस्तान को चला रही है। तो अनवारुल हक काकड़ साहब तो एक चाबी वाला घोड़ा है। उनको जनरल आसिम मुनीर साहब कहेंगे स्टैंड अप, वो स्टैंड अप हो जाएंगे। जिनको जनरल आसिम मुनीर साहब कहेंगे सिट डाउन, वो सिट डाउन हो जाएंगे। तो अनवारुल हक काकड़ साहब की अपनी कोई वैल्यू नहीं है। उन्होंने वही कहना है जो उनको रावलपिंडी ने इशारा करना है, तो इसलिए उनकी बातों को संजीदगी से लेना मेरा ख्याल है इतना जरूरी नहीं है। आरज़ू, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो IMF का लोन मिला है उसके पीछे यकीनन फिर आर्मी चीफ का जो है उनका ही विजिट आप काउंट करते हैं? और पाकिस्तान आखिर कब तक इसी तरीके से लोन मांगता रहेगा, और कैसे इस तरीके से और मजीद कितना चल सकता है? मैं आपको ये बता चुका हूं कि इस वक्त जो 2024 के अंदर आप ये देखिए कि लाहौर के ऊपर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की हुकूमत है। आज से 100 साल पहले 1924 में लाहौर के ऊपर अंग्रेजों की हुकूमत थी। उससे 100 साल पहले 1824 में लाहौर के ऊपर महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत थी। उससे 100 साल पहले 1724 में वहां लाहौर के ऊपर मुगलों की कमजोर हुकूमत थी। 1624 में मुगलों की ताकतवर हुकूमत थी। उसके बाद 1524 में लोधी खानदान की हुकूमत थी। 1424 में सैयद खानदान की हुकूमत थी। 1324 में वहां पर एक सेपरेट डायनेस्टी थी जो कि रूल कर रही थी। तो हर 100 साल में अगर लाहौर के ऊपर एक स्टेट बदल सकती है, तो स्टेट इन्हीं हरकतों की वजह से सरवाइव करती है या नहीं सरवाइव करती। कि कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ के रंग लाएगी हमारी भी पाका मस्ती। एक दिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है उसका जो फ्यूचर है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। उनके बच्चे पाकिस्तान से बाहर हैं, उनके बैंक अकाउंट्स पाकिस्तान से बाहर हैं। और मैं अक्सर ये कहता होता हूं कि अगर 2050 की जंग अखबार की हेडलाइन आप तसव्वुर करें तो वो ये होगी कि इस्लामी जमहूरिया पंजाब के आर्मी चीफ जनरल जावेद भट्टी ने सिंधु देश को धमकी दी है कि दोबारा सादकाबाद के सरहदी देहात पर फायरिंग हुई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर पाकिस्तान ने IMF के साथ कर्जा लेना बंद ना किया, अगर पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा ना हुआ, तो
पाकिस्तान का जो हशर है वो 1971 से मुख्तलिफ नहीं होगा। लेकिन जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी तरफ से इलेक्शन की तैयारी कर रही हैं, चाहे इलेक्शन जैसे भी होते हो पाकिस्तान में, सभी को मालूम है कैसे लोग आते हैं और कैसे जाते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है इस बार पंजाब में हमारी हुकूमत होगी और हम पंजाब को सिंध बना देंगे। बिलावल भुट्टो जो है, मुझे उम्मीद थी कि वो एक सीजन्ड सियासतदान साबित होंगे, लेकिन जिस तरह से बिलावल ने आंखें बदली हैं, जिस तरह से वो 16 माह शहबाज शरीफ के साथ वजीर खारजा रहे और जिस तरह से अब वो मियां नवाज शरीफ पर और नून लीग पर तनकीद कर रहे हैं, तो कोई वो कहते हैं ना ख्वाजा आसिफ के अल्फाज में कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तो इनकी आंखों में वो शर्म और वो हया भी नहीं है, वो दरेज भी नहीं है। तो इससे मसला ये है कि बिलावल भुट्टो के इस तरह के जितने बयानात हैं वो सारे के सारे पॉलिटिकल हैं और मुझे नहीं लगता कि बिलावल जो है इन बयानात के जरिए पंजाब में अक्सरियत हासिल कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक, लेकिन अगर हम उसके आपके यहाँ से फोन आ रहा है आपका कोई, क्योंकि इसमें आवाज आ रही है। जी जी। लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि पीएमएलएन की भी हालत पतली है। ऐसा नहीं है कि उनके साथ बहुत लोग फेवर में हो। कई उनके पार्टी लीडर जो है उन्होंने ये कहा कि जी हम जो है इंडिपेंडेंट तौर पे इलेक्शन लड़ेंगे लेकिन पीएमएलएन के साथ नहीं लड़ेंगे। तो इनके अभी तो कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है मियां साहब के आने के बाद। असल में जब लड़के और लड़की की सेटिंग होती है ना, तो वालिदैन की जो मुलाकात है वो सानवी हैसियत रखती है। तो इसलिए मियां नवाज शरीफ ने अगर 17 जनवरी से इंतखाबी जलसे करने का ऐलान किया है, तो उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि वो इंतखाबी जलसे की बदौलत नहीं जीतेंगे। वो ये सब कुछ सानवी हैसियत रखता है। पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एक कमजोर पार्लियामेंट वजूद में लेकर आएगी और उनके सारे के सारे जो मामला हैं वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जरिए ही तय होंगे। जैसा कि नून लीग के एक लीडर ने कहा भी है कि हमारी ऊपर बात हो गई है, मियां नवाज शरीफ ही वजीर आजम होंगे। बिल्कुल, अभी तक तो खैर यही कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे लास्ट मिनट पे कुछ बदल जाए उससे कुछ कहा नहीं जा सकता कि पता लगे शहबाज शरीफ साहब आ गए, इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब को भी सुना है कि बहुत एक्टिव है वो आजकल। हाँ, शहबाज शरीफ साहब एक्टिव है, लेकिन जब से मियां नवाज शरीफ आए हैं तब से शहबाज शरीफ की जो वैल्यू है वो जरा सानवी हो गई है, क्योंकि शहबाज शरीफ को भी बहुत अच्छी तरह अंदाजा है कि नून लीग का जितना वोट बैंक है वो सारे का सारा मियां नवाज शरीफ की पॉपुलर पॉलिटिक्स के ऊपर बेस करता है, मियां नवाज शरीफ की राइट विंग पॉलिटिक्स के ऊपर बेस करता है। और शहबाज शरीफ इटसेल्फ अगर इलेक्शन में जाते हैं मियां नवाज शरीफ की सपोर्ट के बगैर, मियां नवाज शरीफ की आनत के बगैर, तो उनकी इन इंतखाबात में कामयाबी के इम्कानात इतने ज्यादा नहीं है आरजू। मगर लास्ट में इधर पूछूंगी, ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो आजकल चाइना से ज्यादा नजदीक नहीं है, बल्कि अमेरिका जहां आप मौजूद हैं वहां से जरा नजदीकियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है कि चाइना का कैंप छोड़कर अमेरिकन कैंप में जाने की तैयारी है? मुझे ये बताइए कि क्या एक पाकिस्तान का आम स्टूडेंट चाइना जाकर पढ़ना चाहता है? इसी तरह से पाकिस्तान के जर्नैलों के बच्चे भी चाइना नहीं जाना चाहते। वो चाइना जाकर पाकिस्तान का एक आम नौजवान रोजगार हासिल नहीं करना चाहता। पाकिस्तान का एक आम नौजवान जो है वो लॉस एंजलिस से, वो न्यूयॉर्क से, वो शिकागो से ज्यादा वाकिफ है बनस्बत बीजिंग के या उरूमची के। मसला ये है कि पाकिस्तान कभी भी हकीकी तौर पर चाइनीज कैंप में नहीं रहा और ये जो पाक चीन दोस्ती के जो नारे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक काउंटर नैरेटिव के तौर पर बिल्ड किए जाते हैं और पाकिस्तान हमेशा से अमेरिकन को सब सपोर्ट करता रहा है और वक्ती पॉलिटिक्स के तहत अगर वो कभी चाइना के करीब हुआ भी है। पाकिस्तान मिलिट्री को अमेरिकन रजीम इसलिए सपोर्ट करती है क्योंकि उसे लगता है कि उसे इस खित्ते में एक ताकत का जो तवाजुन है वो कायम रखना है और इस वजह से जनरल आसिम मुनीर जो है इतनी देर अमेरिका में मुकीम भी रहे पिछले दिनों। मगर क्या कुछ हासिल हुआ उनको? यकीनन आईएमएफ के लोन जो है उसके अलावा आपको लगता है कि चाइना के बगैर पाकिस्तान रह सकता है? क्योंकि सी पैक शुरू किया, सी पैक का खैर डब्बा आजकल गोल है। सीपैक तो पैक हो गया। अब दोबारा नहीं आ सकेगा सी पैक, आपके ख्याल से खत्म है? जब तक आप बलूचिस्तान में स्टेबिलिटी कायम नहीं करेंगे, जब तक आप पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक आप पाकिस्तान में वो इंफ्रास्ट्रक्चर कायम नहीं करेंगे जिसके नतीजे में ये जो सी पैक का रिलेशनशिप है ये एक पैरासिटिक रिलेशनशिप ना हो, तब तक पाकिस्तान में सी पैक की कामयाबी का कोई इम्कान नहीं है आरज़ू। लेकिन बहरहाल हम ये ज़रूर चाहेंगे कि लास्ट चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी वो ये कि आप इस वक्त अमेरिका में हैं, वहाँ पे जो पाकिस्तानी मौजूद हैं
आपको क्या लगता है कि उनका पाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल है, और क्या अभी तक वहां पे इतने लोग हैं, जो पहले कहा जाता था ओवरसीज पाकिस्तानीज इमरान खान को बहुत सपोर्ट करते हैं, क्या आज भी ओवरसीज पाकिस्तानीज इमरान खान के साथ खड़े हैं, इसलिए कि इमरान खान के दौर में जो कुछ हाल हुआ पाकिस्तान का वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है? ओवरसीज पाकिस्तानी जिस दिन पाकिस्तान को छोड़ते हैं उस दिन उनकी घड़ी टूट जाती है। मुझे नहीं पता कि 30 जून 2014 के बाद 2023 के बाद का पाकिस्तान जो है कैसा है। मैं अपनी याददाश्त के ऊपर और मैं अपनी जो मीडिया कवरेज है उसके ऊपर ही अपना एनालिसिस दे रहा होता हूँ। ये बात ठीक है कि पाकिस्तानियों की ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो ओवरवेलमिंग मेजोरिटी है वो इमरान खान के साथ है, और ये बात भी ठीक है कि इमरान खान ने अपने 3.25 साल में जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है वो बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान की जो स्टेक है, पाकिस्तान की जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान में रहते हैं। अब पाकपतन में बैठे हुए लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव किसे मुंतखब करना है वो रात को वोट डालकर सोते हैं एक जमात को, सुबह पता चलता है कि ब्रेडफ्रूट और लंदन से आने वाले वोटों की वजह से उनका जो नुमाइंदा है वो तब्दील हो गया। तो मुझे लगता है कि ये ज्यादती है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ बेहतर होना चाहिए, और आई विश के पाकिस्तान कम से कम अपनी इकोनॉमी को ठीक कर ले, तभी कोई बाकी कंट्रीज भी हमसे बात करना पसंद करेंगे। अभी तो कोई मुंह नहीं लगा रहा। बिल्कुल बहुत ऐसा ही है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया वैस के आज आपने जो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक टेक थैंक यू केयर। थैंक यू।